नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला ने संसद के कॉम्प्लेक्स में स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। B.R. अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उनका राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो शोषण, जाति, वर्ग और असमानता के शिकार हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें सिर्फ दलितों के नेता के रूप में पेश किया गया, जबकि वे आधुनिक भारत के क्रांतिकारी विचारकों में से एक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के माहू छावनी, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, महार जाति में हुआ था। बचपन में जातिगत व्यवस्था के चलते भेदभाव का सामना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर स्वयं भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनकी जिंदगी इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक अवरोधों के बावजूद ज्ञान, संघर्ष और संगठन से परिवर्तन संभव है। वे दिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी पिछड़े सामाजिक वर्ग से क्यों ना आया हो, अगर संकल्प और शिक्षा है तो वह व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ कई तरह के रिकॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। वे विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त साधन है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर हुआ था। यह कमीशन भारत रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। बताते हैं कि इस कमीशन की सिफारिशें डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज पर बेस्ड थीं। उन्होंने जीवन भर दलित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अंबेडकर ने न केवल जाति व्यवस्था की कठोर आलोचना की, बल्कि हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर भी खुलकर सवाल उठाए। उनकी ऐतिहासिक रचना जाति का उन्मूलन यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस विषय पर एक जरूरी किताब है। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को हुआ था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ था। इस दौरान हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया था। साल 1920 में उन्होंने मूक नायक नामक अखबार निकाला। उनकी कुछ प्रमुख किताबों में बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, हु वर द शूद्रास और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबलर्स शामिल हैं। इन किताबों के अलावा उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीजा के नाम से भी लिखी है। उन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने के विचार को हटा दिया गया था। उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक विरासत सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर टिकी हुई है। भारतीय संविधान की रचना करते समय उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को केवल कानून की किताब तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वे इन्हें सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते देखना चाहते थे। जरूरत है कि हम देश में डॉक्टर अंबेडकर को केवल एक पवित्र प्रतीक के तौर पर न स्वीकारें, उनके क्रांतिकारी विचारों को अपनाए जाने की जरूरत है। 14 अप्रैल का दिन दुनिया में विश्व क्वांटम दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौके पर भारत सरकार के ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम का पहला एडिशन जारी किया है। इस रिपोर्ट का 2025 में जारी किया जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएन ने साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IYQST घोषित किया है। यह रणनीति रिपोर्ट क्वांटम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार QSTI में भारत की रणनीति को स्पष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका मकसद डिस्कवरी में तेजी लाना, नवाचार को बढ़ावा देना और क्रिटिकल सेक्टर्स में इसका तकनीकी का उपयोग करना शामिल है। यह रिपोर्ट सरकार, शिक्षाविदों और कंपनीज को यह समझने में मदद करेगी कि वे कैसे इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। यह रणनीति भारत के नेशनल क्वांटम मिशन जैसे प्रयासों को भी मजबूत करेगी।
भारत में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के पद पर प्रोफेसर अजय कुमार सूद काबिज हैं। भारत में पीएसए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर यानी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद अहम है। भारत सरकार ने इस पद का गठन साल 1999 में किया था। इसका मकसद प्रधानमंत्री को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मसलों पर सलाह देना होता है। साल 2018 में पीएसए के पद को कैबिनेट सेक्रेटरीट के तहत लाया गया है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा ही 2018 में प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल यानी PMSTIAC का गठन किया गया था। ये काउंसिल देश में मौजूद साइंस एंड टेक से जुड़े मुद्दों की स्थिति को समझकर उसमें मौजूदा चुनौतियों के लिए रोड मैप तैयार करके प्रधानमंत्री को सलाह देती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले पीएसए थे। अजय कुमार सूद के मुताबिक क्वांटम तकनीकी भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है, यानी भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को अपना खुद का क्वांटम हार्डवेयर बनाना होगा और आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। इसके लिए स्टार्टअप्स में निवेश करना होगा और बाजार तैयार करने होंगे जिससे निवेशकों का जोखिम कम हो। साथ ही भारत को वैश्विक नियम और मानक बनाने में भी भाग लेना चाहिए, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फील्ड में लीड मिल सके। आपको बता दें कि यूनियन कैबिनेट ने साल 2023 में NQM यानी नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी थी। यह मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड कर रहा है। इस मिशन के तहत 4 थीमेटिक हब्स यानी THUBS हब्स गठित किए गए हैं, जिनमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी और क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस शामिल हैं। NQM में QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के तहत कम्युनिकेशन लाइन विकसित की जाएगी। QKD एक सुरक्षित कम्युनिकेशन तकनीक है जो कि क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का प्रयोग करती है। इसमें कम्युनिकेशन के लिए दोनों पक्षों के बीच एक सीक्रेट की साझा की जाती है जिससे मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया जा सके। क्वांटम कम्युनिकेशन कई मामलों में सुरक्षित कम्युनिकेशन मुहैया कराता है। आपको बता दें कि क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट्स के तौर पर बाइनरी बिट्स के बजाय क्यूबिट्स का प्रयोग किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर्स परंपरागत कंप्यूटर्स की तुलना में कई गुना तेज और ऑथेंटिक होते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के चर्चित घोटाले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चोकसी की यह गिरफ्तारी भारतीय एजेंसी CBI और ED के लगातार प्रयासों के चलते हुई है। CBI और ED मेहुल चोकसी को लगातार ट्रैक कर रहे थे। गिरफ्तारी चोकसी के बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने के दौरान की गई है। देखिए, मेहुल चोकसी एक हीरा व्यापारी हैं। उन पर पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के साथ 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इस आरोप में चोकसी की कंपनीज को PNB बैंक ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU जारी किया है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक तरह की बैंक गारंटी होती है जिसके जरिए भारतीय बैंक विदेशी बैंक्स को भरोसा दिलाते हैं कि वे ग्राहक के कर्ज की रकम चुकाएंगे। LOU का गलत इस्तेमाल कर चोकसी की कंपनीज ने विदेशों से पैसा उठाया। बैंक के मुख्य सॉफ्टवेयर में इसका रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए यह घोटाला सालों तक पकड़ा ही नहीं गया। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उन्होंने फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट यानी FLC का भी गलत इस्तेमाल किया है। FLC एक बैंकिंग दस्तावेज होता है जिसके जरिए कई भारतीय बैंक ये वादा करते हैं कि यह ग्राहक की ओर से विदेशी सप्लायर को भुगतान करेगा। जनवरी 2018 में चोकसी भारत से भाग गए थे। PNB बैंक के साथ उनका घोटाला सामने आने से पहले ही उन्होंने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। एंटीगुआ में निवेश करके नागरिकता हासिल की जा सकती है। ये मामला पेचीदा इसलिए हुआ क्योंकि भारत की एंटीगुआ के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक भारत की वर्तमान में 48 देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि है। साथ ही 12 देशों के साथ प्रत्यार्पण को लेकर कुछ समझौते हैं, लेकिन वे बाइंडिंग नहीं हैं। भारत का एंटीगुआ के साथ प्रत्यार्पण को लेकर ऐसा ही समझौता है। मई 2021 में मेहुल चोकसी एंटीगुआ से अचानक लापता हुए और डोमिनिका में मिले। वहां उन्होंने गैरकानूनी तरीके से घुसने के आरोप में उन्हें पकड़ लिया गया। उनके परिवार का कहना है कि उन्हें किडनैप करके वहां ले जाया गया था। भारत ने डोमिनिका में प्रत्यार्पण की याचिका दायर की थी, लेकिन डोमिनिका की अदालत ने चोकसी को इलाज के लिए एंटीगुआ लौटने की इजाजत दे दी थी। वर्तमान स्थिति यह है कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुके हैं। बेल्जियम के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि साल 2020 में रेटिफाई की जा चुकी है, लेकिन इसमें चुनौती यह है कि मेहुल चोकसी भारत के ही नहीं एंटीगुआ के नागरिक हैं। अब ऐसे में बेल्जियम इस आधार पर मना कर सकता है कि चोकसी भारत के ही नागरिक नहीं हैं। हालांकि अब ये आने वाली लीगल प्रोसीडिंग पर डिपेंड करेगा कि भारत को मेहुल चोकसी देश में लाने में सफलता मिलती है या नहीं।
तेलंगाना राज्य में शेड्यूल कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025 लागू किया गया है। इसी के साथ तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट के भीतर वर्गीकरण को लागू किया है। शेड्यूल कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट के तहत अनुसूचित जातियों को 3 समूहों में बांटा गया है, जिससे सबसे पहले पिछड़े समूहों को शिक्षा और नौकरी में उचित अवसर मिल सके। तेलंगाना राज्य ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अंदर भी कैटेगराइजेशन करके सबसे वंचित वर्गों को अलग आरक्षण देना संवैधानिक तौर पर सही है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी राज्य में एससीज को 15% का आरक्षण दिया जाता है, तो राज्य के पास ये डिसाइड करने की पावर है कि 15% आरक्षण एससी के भीतर आने वाली जातियों को किस अनुपात में दिया जाएगा। तेलंगाना राज्य ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर यह कैटेगराइजेशन किया है। सबसे पिछड़ी 15 उपजातियों को ग्रुप 1 में रखा गया है, जिन्हें 1% आरक्षण मिलेगा। हालांकि ये उपजातियां आबादी का केवल 0.5% हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें 1% आरक्षण दिया गया है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। वहीं ग्रुप 2 में 18 उपजातियां शामिल की गई हैं, जिन्हें अब 9% आरक्षण मिलेगा, और ये उपजातियां हैं जिन्हें पहले सीमित लाभ मिला था। वहीं ग्रुप 3 में 26 उपजातियां रखी गई हैं, जो पहले से बेहतर स्थिति में थीं। इन्हें 5% आरक्षण दिया गया है। अब राज्य सरकार की सभी नई सरकारी नौकरियों में यह नया आरक्षण नियम लागू होगा। हालांकि पहले से जारी भर्तियों पर यह लागू नहीं होगा। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि 2026 की जनगणना के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आरक्षण को और बढ़ाया जाएगा। इस फैसले को सामाजिक न्याय को मजबूत करने और सबसे वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है डॉक्सिंग। आप अपने किसी दोस्त की हाउस पार्टी में बेफिक्र होकर डांस कर रहे हैं, या अपने ही घर में किसी फंक्शन में कोई गाना गा रहे हैं। उस दौरान किसी ने आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब हो सकता है कि आप उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में सहज हों, लेकिन इसे पब्लिक करने का आपका कोई इरादा नहीं था। अब अगर कोई इसी वीडियो को यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन या ऐसे ही किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर दे तो अब इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली, एक तो ये आपसे बिना पूछे साझा किया गया है। दूसरा, शायद आप इसे सिर्फ अपने करीबी दोस्तों के साथ ही साझा करने में सहज हैं। आप तमाम दुनिया को अपना ये बेफिक्री भरा डांस न दिखाना चाहते हो। सोशल मीडिया की भाषा में इसे ही डॉक्सिंग कहा जाता है। डॉक्सिंग में किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को डिजिटल पब्लिक कर दिया जाता है। ये घटनाएं सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। डॉक्सर्स आमतौर पर लोगों की बेहद निजी जानकारी, मसलन फोन नंबर, घर का पता, प्राइवेट ईमेल आईडी जैसी सूचनाओं को पब्लिकली साझा कर देते हैं। डॉक्सर्स को लोगों की निजी जानकारी कैसे हासिल होती है? हैकिंग या किसी अन्य जरिए से। मसलन किसी दोस्त ने अपने किसी जान पहचान वाले का वीडियो या फोटो साझा कर दिया तो डॉक्सर्स उसे पब्लिक प्रॉपर्टी बना देते हैं। कुल मिलाकर किसी व्यक्ति की निजी या सेमी प्राइवेट जानकारी या किसी ऐसी भी जानकारी को जो पब्लिक ना वो करना चाहते हो को बिना उनके परमिशन के पब्लिक में शेयर करना डॉक्सिंग है। पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। B.R. अम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दलित मुक्ति के लिए आंदोलन को गति देने में था। उन्होंने 1927 के महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। वे इनहेलिएशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं। उपरोक्त में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? अगला प्रश्न है, हाल ही में गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? इसरो, DRDO, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर पूछे गए प्रश्नों पर और जानते हैं क्या है उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। USA दुनिया भर का एकमात्र देश है जिसके साथ भारत ने प्रत्यार्पण संधि की है। भारत ने वर्तमान में 48 देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि की है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प B, यानी केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न था, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन। इसका सही जवाब है विकल्प C, यानी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। चलिए अब खबरों की तरफ रुख करें। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में राज्यों की परफॉर्मेंस को 4 क्षेत्रों पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स यानी जेल और लीगल एड यानी विधिक सहायता में परखा जाता है।
इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा कई सिविल सोसाइटीज की मदद से तैयार किया जाता है। रिपोर्ट को तैयार करने में दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, टिस, प्रयास, कॉमन कॉज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव शामिल है। 4 क्षेत्र पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स, जेल और लीगल एड यानी विधिक सहायता के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गई है। इनमें बड़े और मध्यम राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटक को पहला स्थान हासिल हुआ है, वहीं छोटे राज्यों में सिक्किम को पहले स्थान पर जगह मिली है। IJR 2025 के मुताबिक भारत की 20,30,000 पर्सनल्स वाली पुलिस फोर्स में सीनियर पोजीशंस पर महिलाओं की संख्या 1,000 से भी कम है। वहीं जेलों की स्थिति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा जेलें उत्तर प्रदेश में ओवरक्राउडेड हैं। यूपी की हर 3 में से एक जेल में कैपेसिटी से 250% ज्यादा कैदियों को रखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली की जेलों में बंद 91% कैदी अंडर ट्रायल्स हैं। तमिलनाडु जेलों के प्रबंधन के मामले में टॉप पर है। तमिलनाडु ने जेलों के रखरखाव के लिए बजट आवंटन में भी वृद्धि की है। साथ ही बजट का 100% उपयोग भी हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु में जेलों में कर्मचारियों के रिक्त पद देश भर में सबसे कम है। साथ ही प्रति अधिकारी 22 कैदियों का आंकड़ा अधिकारियों पर वर्कलोड के लिहाज से भी अच्छा है। वहीं विधिक सहायता के मामले में तमिलनाडु ने खराब प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बिहार में है। वहीं बिहार के जिला न्यायालयों में 71% मामले 3 साल से ज्यादा वक्त से पेंडिंग है। रिपोर्ट बताती है कि देश के 17% पुलिस स्टेशन में एक सिंगल CCTV कैमरा नहीं है। वहीं हर 10 में से 3 पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क नहीं है। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग विधिक सहायता के आंकड़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सहायता के लिए सालाना किया जाने वाला खर्च प्रति इकाई मात्र 6 रुपए है। पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं जो अपने सालाना खर्च का 1% से ज्यादा जुडिशरी पर खर्च करता हो। भारत में 837 लोगों पर एक पुलिस पर्सनल मौजूद है। राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस पर कैपिटा 1275 रुपए खर्च होते हैं। जस्टिस रिपोर्ट के चारों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खर्च पुलिस पर ही किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने 2023 में राज्य के स्तर पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया, लेकिन अभी तक इसकी वेबसाइट तक मौजूद नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के मुताबिक सूडान के विवादग्रस्त क्षेत्र दारफुर में बीते 2 दिनों में 300 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। दारफुर सूडान के पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र है। बीते 2 दिनों में पैरामिलिट्री रैपिड फोर्सेज ने दारफुर में लगे उन कैंप्स पर हमला किया जहां अकाल के चलते विस्थापित लोगों को रखा गया है। देखिए, सूडान में 15 अप्रैल 2023 को पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेज के बीच राजधानी खार्तूम में एक विवाद हुआ। फिर यह विवाद दारफुर समेत कई क्षेत्रों में फैल गया। UN के मुताबिक बीते 2 सालों में इसके चलते सूडान में 24,000 लोगों की मौत हुई है। हालांकि एक्टिविस्ट दावा करते हैं कि यह आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। हालिया अटैक की वजह सूडान की मिलिट्री द्वारा बीते महीने राजधानी खार्तूम पर वापस से नियंत्रण हासिल कर लेना है, जिसे एक तरह से मिलिट्री की आंशिक जीत के तौर पर देखा जा रहा था। UN के मुताबिक सूडान के इस विवाद ने दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट और सबसे खराब विस्थापन संकट खड़ा किया है। इसके चलते सूडान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो अकाल से जूझ रहा है। आपको बता दें कि सूडान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित देश है। सूडान अपनी सीमा लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया तथा इथोपिया से साझा करता है। इसकी तटरेखा रेड सी यानी लाल सागर से भी लगती है, जिसके चलते इसके पास हिंद महासागर और स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर दोनों तक पहुंच है। रेड सी हिंद महासागर का एक इनलेट या एक्सटेंशन है जो कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। रेड सी के उत्तरी हिस्से को सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज में बांटता है। स्वेज नहर के जरिए यह भूमध्य सागर से जुड़ता है। रेड सी दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है। 2011 से पहले सूडान अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन 2011 में यह देश 2 भागों में बंट गया, सूडान और साउथ सूडान। वर्तमान में सूडान अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा देश है। हाल ही में सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 4 गिरफ्तारियां की हैं। ये गिरफ्तारियां ऑपरेशन चक्र 5 के तहत की गई हैं। देश में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को काउंटर करने के लिए सीबीआई ऑपरेशन चक्र चला रही है। हालिया गिरफ्तारी इसी ऑपरेशन के 5वें चरण के दौरान की गई। देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक तरह की ऑनलाइन ठगी है। इसमें स्कैमर्स खुद को सरकारी ऑफिसर दिखाकर लोगों से कांटेक्ट करते हैं, खासतौर पर वीडियो कॉल के जरिए, और उनके किसी नकली क्राइम में शामिल होने का दावा करते हैं। वे पीड़ितों को धमकाते हैं कि यदि उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, नकली सरकारी अधिकारियों का साथ नहीं दिया, तो उन्हें भारी जुर्माना और लंबी कैद होगी। इसमें पीड़ित व्यक्ति को यह भरोसा दिलाया जाता है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी जैसा कोई बड़ा अपराध किया है। पीड़ित के इस जाल में फंसने के बाद उनसे कहा जाता है कि अगर वे गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो मोटी रकम ट्रांसफर करिए।
पुलिस या गिरफ्तारी से बचने के लिए पीड़ित पैसे ट्रांसफर करते हैं। कई बार पैसों के बजाय उनके अकाउंट डिटेल्स या अन्य पर्सनल जानकारी साझा करने के लिए कहा जाता है। फ्रॉड करने वाले पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स, आरबीआई के अधिकारी, यहां तक कि जज बनकर भी लोगों को डराते और धमकाते हैं। वीडियो कॉल पर वे संबंधित एजेंसीज की ड्रेस में दिखते हैं, जिससे पीड़ित आसानी से भरोसा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को मन की बात प्रोग्राम में उठाया था। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ नहीं करती, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप्स भी शेयर किए थे। इसमें उन्होंने रुको, सोचो, एक्शन लो का मंत्र दिया था। पहला स्टेप है रुको, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को सबसे पहले रुकना चाहिए और व्यक्तिगत जानकारी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरा स्टेप है सोचो, जहां लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी कभी नहीं देती और वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ करके पैसों की मांग नहीं करती। वहीं तीसरा स्टेप है एक्शन लो। लोगों को ऐसे फ्रॉड करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन भी लेना चाहिए। ऐसा करने के लिए आप साइबर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी है जिससे दूसरे लोग सचेत हो सके, साथ ही सरकार इन स्कैमर्स पर नकेल कस सके। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने भारत में मानसून को लेकर भविष्यवाणी की है। आईएमडी के मुताबिक भारत में बारिश सामान्य से ज्यादा दर्ज की जाएगी। साथ ही अल नीनो को लेकर कहा गया है कि इस बार भारतीय उपमहाद्वीप में अल नीनो की स्थिति नहीं बनेगी। ध्यान रहे कि यह सिर्फ प्रेडिक्शन है। अल नीनो पेरू और इक्वाडोर के तट पर चलने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा है। सामान्यतः इस इलाके में ठंडी समुद्री जलधाराएं बहती हैं, लेकिन अल नीनो के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। यह तापमान सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में इस गर्म जलधारा के उत्पन्न होने से न सिर्फ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट का मौसम प्रभावित होता है, बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव भी पड़ता है। अल नीनो एक चक्रीय घटना है, मतलब यह एक बार होने वाली घटना नहीं है। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होते रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ जुड़ी है। दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में उतार चढ़ाव को कहते हैं। जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अल नीनो के कारण तटीय समुद्री जल गर्म हो जाता है, तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक इसी घटना को अल नीनो दक्षिणी दोलन या फिर एनसो के रूप में परिभाषित करते हैं। अल नीनो का भारत सहित दुनिया भर में प्रभाव पड़ता है। यह समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं की तीव्रता और गति, तटीय मत्स्य पालन की स्थिति को भी प्रभावित करता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में अल नीनो के कारण बाढ़ आ जाती है, जबकि कुछ हिस्सों में गर्मी बढ़ जाती है और जंगल में आग भी लग जाती है। भारतीय मानसून पर भी अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के मजबूत होने से भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है और भारत में कम बारिश होती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसून भारतीय कृषि के लिए बेहद जरूरी फैक्टर है। भारत की तकरीबन 42.3% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वहीं कृषि भारत की जीडीपी में 18.2% का योगदान देती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है सीसीटीवी। सीसीटीवी का मतलब है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसे आमतौर पर वीडियो निगरानी या वीडियो सर्विलांस के तौर पर जाना जाता है। क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या है? क्लोज्ड सर्किट का मतलब है कि इसका ब्रॉडकास्ट या प्रसारण आमतौर पर सीमित या लिमिटेड नंबर ऑफ मॉनिटर्स पर ही किया जाता है। इसके उलट रेगुलर टीवी को बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रसारित किया जाता है। सीसीटीवी नेटवर्क का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और यातायात उल्लंघनों को रिकॉर्ड इत्यादि करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल कई तरह की गतिविधियों के लिए किया जाता है। पहला सवाल है, खबरों में रहा दारफुर क्षेत्र कहां स्थित है? सूडान, साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट में पुलिस, जेल, विधिक सहायता और न्यायपालिका जैसे 4 पैमानों पर राज्यों को परखा जाता है। बड़े और मध्यम राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटक पहले स्थान पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर है। और आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में आधारित कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपसे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला, बी.आर. अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान दलित मुक्ति के लिए आंदोलन को गति देने में था। उन्होंने 1927 के महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। वे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? सही जवाब है सभी 4 कथन सही हैं, यानी विकल्प डी।
और दूसरा प्रश्न, हाल ही में गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या फिर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट? सही जवाब है विकल्प बी यानी डीआरडीओ। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी आईक्यू लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। गूगल ने हाल ही में एक कंप्यूटर चिप लॉन्च की थी जिसका नाम था आयरनवुड। आयरनवुड कंपनी की 7th जनरेशन टीपीयू यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे एआई मॉडल्स के लिए डिजाइन किया गया है। टीपीयू से पहले आपने सीपीयू और जीपीयू जैसे प्रोसेसर्स का नाम सुना होगा। आज हम बात करेंगे टीपीयू में, सीपीयू में और जीपीयू में क्या अंतर है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होती हैं। देखिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स एक ऐसा हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के ब्रेन के तौर पर काम करता है। जैसे इंसानी दिमाग पढ़ने और मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करता है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट कैलकुलेशंस, टेक्स्ट सेंड करना जैसे कामों के लिए जिम्मेदार होती है। अब हम बात करते हैं सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की दुनिया में इसे 1950 में डेवलप किया गया था। सीपीयू एक जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है जो कि कई सारे टास्क को परफॉर्म करता है। ये कंप्यूटर के अन्य हिस्सों को कंट्रोल करने का काम करता है। सीपीयू में सबसे अहम हिस्सा होता है कोर। कोर ही इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। शुरुआती दौर में सीपीयू में केवल एक कोर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 2 से लेकर 16 कोर तक हो सकती हैं। एक कोर एक टास्क को परफॉर्म कर सकती है। इस लिहाज से किसी सीपीयू की मल्टीटास्किंग क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसमें कितनी कोर मौजूद हैं। हालांकि सीपीयू में मौजूद ये कोर इतनी तेजी से काम करती हैं कि यूजर को पता ही नहीं चल पाता कि टास्क को सीक्वेंस में किया जा रहा है या एक साथ। वहीं जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है। यह एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एएसआईसी का ही एक प्रकार है। इसे कई सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। जीपीयूज एक बार में बहुत सारे डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इसके इसी क्वालिटी ने इसे मशीन लर्निंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग जैसे एप्लीकेशंस के लिए यूजफुल बना दिया। जीपीयू में पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता होती है जो इसे सीपीयू से ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। जीपीयू को कंप्यूटर के सीपीयू में इंटीग्रेट किया जा सकता है या अलग से हार्डवेयर यूनिट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं टीपीयू यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट की। टीपीयू भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एएसआईसी का एक प्रकार है। गूगल ने पहली बार इसे 2015 में यूज किया था। टीपीयूज को मशीन लर्निंग के वर्कलोड को एक्सेलरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। टीपीयूज सीपीयू और जीपीयू की तुलना में ज्यादा टास्क स्पेसिफिक होते हैं। इन्हें टेंसर को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। टेंसर मशीन लर्निंग में यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर के लिए एक जेनेरिक नाम है। टीपीयूज बड़े स्तर पर डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अगर एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जीपीयू का इस्तेमाल किया जाएगा तो इस काम में हफ्तों लग सकते हैं। वहीं टीपीयूज की मदद से यह काम कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है। हाल ही में आरजीआई यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने देश के निजी और सरकारी सभी हॉस्पिटल्स को एक सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर का मकसद ये था कि देश में जन्म और मृत्यु के मामलों को 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। देखिए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। आरजीआई के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा यह सर्कुलर जारी किया गया था। सर्कुलर के मुताबिक देश में जन्म और मृत्यु से जुड़े 10% मामले रजिस्टर्ड ही नहीं किए जा रहे हैं, जिससे देश में इन मामलों के 100% रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा। आरजीआई के मुताबिक 2011 में देश में जन्म की रजिस्ट्रेशन दर 82.4% और मृत्यु दर का रजिस्ट्रेशन 66.4% के करीब था। देश में इन मामलों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 यानी आरबीडी एक्ट 1969 लागू था। इसे 2023 में संशोधित भी किया गया था। अब 1 अक्टूबर 2023 से रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 लागू है। एक्ट के मुताबिक देश में होने वाले सभी जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एक्ट की धारा 23(2) के मुताबिक
रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में लापरवाही बरतने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। संशोधित अधिनियम में जुर्माने की राशि 50 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए तक कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 से देश में होने वाले सभी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा। ये पंजीकरण केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल CRS यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए किए जाएंगे। राज्यों के लिए केंद्र के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर जन्म और मृत्यु के आंकड़े अपडेट करना अनिवार्य है। CRS के तहत सरकारी हॉस्पिटल्स को रजिस्ट्रार के तौर पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं निजी हॉस्पिटल्स को जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की जानकारी अपने क्षेत्र में पड़ने वाले रजिस्ट्रार के पास दर्ज कराना जरूरी है। CRS के जरिए हासिल होने वाले सेंट्रलाइज्ड डेटा से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को भी अपडेट किया जाएगा। देश को नए CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश मिलने वाले हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अगले CJI के लिए केंद्र सरकार को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई के नाम की सिफारिश की है। वर्तमान CJI संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में CJI संजीव खन्ना के बाद BR गवई दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी। अगर CJI खन्ना की सिफारिश पर मुहर लगती है तो देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर BR गवई काबिज होंगे। देखिए, सरकार का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति को लेकर एक MOP यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है। इसके मुताबिक देश के कानून मंत्री CJI से उनके उत्तराधिकारी के नाम के लिए सिफारिश मांगते हैं। MOP के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के सबसे सीनियर जज को CJI का पद संभालने के लिए उपयुक्त माना जाता है। आमतौर पर CJI की सिफारिश पर सीनियर मोस्ट जज को ही CJI नियुक्त किया जाता है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस परंपरा को तोड़ते हुए जस्टिस A.N. रे को CJI नियुक्त किया गया था। A.N. रे को CJI नियुक्त करते वक्त उनसे सीनियर जजेस की अनदेखी की गई थी। जस्टिस BR गवई का जन्म अमरावती में 24 नवंबर 1960 को हुआ था। वे 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त हुए। नवंबर 2005 में वे हाई कोर्ट के स्थायी जज बने। वे सुप्रीम कोर्ट में मई 2019 में जज बने थे। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर वे कई महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहे। वे 5 जजेस की बेंच वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 2023 में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था। साथ ही वे 5 न्यायाधीशों वाले उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने पॉलिटिकल फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। वे उस संवैधानिक पीठ में भी शामिल थे जिसने केंद्र सरकार के 2016 के विमुद्रीकरण के फैसले को सही ठहराया था। जस्टिस BR गवई 7 न्यायाधीशों वाली उस संवैधानिक पीठ का भी हिस्सा थे जिसने राज्यों को SC और ST के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार दिया ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर अमल करते हुए हाल ही में तेलंगाना देश में पहला ऐसा राज्य बना जिसने SC को दिए जाने वाले आरक्षण के भीतर भी कोटा निर्धारित किया है। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 35 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स FDC के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। CDSCO ने ये निर्देश देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए जारी किए हैं। इन FDCs में पेन किलर्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और एंटी डायबिटिक दवाएं शामिल हैं। CDSCO ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए। CDSCO के मुताबिक FDC ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs का यूज एक निश्चित अनुपात में किया जाता है। API किसी दवा का मुख्य घटक होता है। यही दवा में जरूरी चिकित्सीय प्रभाव को प्रोड्यूस करता है। आपको बता दें, CDSCO नई दिल्ली स्थित एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। CDSCO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत काम करता है। इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के नियमन की शक्तियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 से मिलती हैं। इस एक्ट के तहत CDSCO को कई काम सौंपे गए हैं। इनमें दवाओं का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल, दवाओं के लिए स्टैंडर्ड, आयात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा CDSCO कुछ क्रिटिकल दवाओं जैसे कि वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट आदि की लाइसेंसिंग के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही किसी दवा या कॉस्मेटिक्स पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी इस संस्था के पास है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है पिन कोड। पिन कोड से मतलब है पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी PIN कोड। भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 को। इसका मकसद देश के सभी फिजिकल एड्रेस को एक विशेष पहचान मुहैया कराना था।
हर पते के लिए विशेष पहचान होने से कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि भारत में एक ही नाम से कई जगहें मौजूद हैं। साथ ही पोस्ट ऑफिस के जरिए होने वाली डिलीवरी जल्द और सही सुनिश्चित हो पाती है। पिन कोड को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों जैसे कि पोस्ट कोड, जिप कोड आदि से जाना जाता है। यह अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक नंबर होता है। आपको बता दें कि भारत में 9 पोस्टल रीजन्स हैं। इनमें से 8 भौगोलिक क्षेत्र और 1 आर्मी पोस्टल सर्विसेज के लिए रिजर्व है। इंडिया पोस्ट द्वारा 6 डिजिट पिन कोड यूज किया जाता है। इसमें पहली डिजिट रीजन यानी क्षेत्र के बारे में बताती है। पहली डिजिट से राज्य के पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी या दक्षिणी होने का पता चलता है। दूसरी डिजिट से उस क्षेत्र में स्थित राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं तीसरी डिजिट से जिले के बारे में पता चलता है। आखिर के 3 डिजिट पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं। भारत में पिन कोड की पहल के पीछे केंद्रीय संचार मंत्रालय में तत्कालीन अतिरिक्त सचिव और डाक और तार बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य श्रीराम भिकाजी वेलणकर शामिल थे। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर करवाना अनिवार्य है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, खबरों में रहा दारफुर क्षेत्र कहां स्थित है? सूडान, साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या फिर रवांडा? सही जवाब है सूडान यानी विकल्प ए। दूसरा प्रश्न था, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट में पुलिस, जेल, विधिक सहायता और न्यायपालिका जैसे 4 पैमानों पर राज्यों को परखा जाता है। बड़े और मध्यम राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटक पहले स्थान पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? सही जवाब है विकल्प डी यानी सभी 4। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा इस दिन की थीम एक्सेस फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू रखी गई है। इस दिन को मनाने का मकसद हीमोफीलिया के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जानने से पहले हम ब्लड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये जानते हैं। ब्लड डिसऑर्डर से मतलब है उन समस्याओं से जिनमें ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का नहीं जमता। इसमें चोट लगने के बाद, सर्जरी के बाद या पीरियड्स के बाद लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है। कई बार ब्लीडिंग का रीज़न भी पता नहीं होता है। हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। हमारी बॉडी 13 तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करती है। अगर इन क्लॉटिंग के फैक्टर्स में कोई इशू आ जाता है तो क्लॉटिंग तो होती है लेकिन इनप्रॉपर क्लॉटिंग होती है। इसे भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर ही मानते हैं। हीमोग्लोबिया भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर का ही एक प्रकार है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हल्की से चोट लगने पर भी खून नहीं रुकता। हीमोफीलिया एक रेयर ब्लड डिजीज है। आनुवांशिक बीमारी से मतलब है कि पेरेंट्स से ये बीमारी बच्चों में ट्रांसफर होती है। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति में क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की कमी होती है। हीमोफीलिया के कई प्रकार होते हैं लेकिन इसके 2 टाइप ही सबसे ज्यादा कॉमन हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से तो हीमोफीलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया कहा जाता है, वहीं हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। हीमोफीलिया बी ए के मुकाबले कम कॉमन है लेकिन दोनों के लक्षण सेम होते हैं। दोनों में ही पीड़ित व्यक्ति में ब्लड लॉस लंबे वक्त तक होता है। वर्तमान में इसे पूरी तरीके से क्योर या फिर ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के कई तरीके हैं जिनके बदौलत हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति हेल्दी लाइफ जी सकता है। ट्रीटमेंट का एक तरीका स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड हाफ लाइफ क्लॉटिंग फैक्टर कंसंट्रेट्स है। इसमें मरीज के शरीर में कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड फैक्टर्स इंसर्ट किए जाते हैं, इन्हें कंसंट्रेट्स कहते हैं। ब्लड लॉस को रोकने के लिए मरीजों को ये फैक्टर्स रोजाना इंसर्ट करने को कहा जाता है। इसके अलावा नॉन फैक्टर्स रिप्लेसमेंट थेरेपीज, जीन थेरेपी और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जैसे ट्रीटमेंट भी प्रचलित हैं। लंबे वक्त तक ये माना जाता रहा है कि हीमोफीलिया रोग के लक्षण केवल पुरुषों में ही देखने को मिलते हैं। ऐसी महिलाएं जिनमें हीमोफीलिया आनुवांशिकता के चलते पाया जाता है, इनके लक्षण नहीं दिखाती, लेकिन अब ये भ्रम खत्म हो चुका है। वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि हीमोफीलिया के लक्षण महिलाओं में भी देखने को मिलते हैं। साल 2025 की हीमोफीलिया दिवस की थीम इसी मुद्दे को हाईलाइट करते हुए रखी गई है।
केरल में आशा वर्कर्स पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांगे हैं कि हर महीने मिलने वाले मानदेय में वृद्धि की जाए। ये मामला देश की संसद तक पहुंचा, लेकिन आशा वर्कर्स की मांगों पर कोई समाधान नहीं निकला है। आशा वर्कर्स का केरल में विरोध प्रदर्शन का क्या मुद्दा है, ये जानने से पहले हम समझेंगे कि आशा वर्कर्स कौन हैं और इनका काम क्या है। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2 सब मिशन है, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM एंड द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी NUHM। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के मुख्य कंपोनेंट्स में से एक है कि देश के हर गांव को एक प्रशिक्षित सामुदायिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुहैया कराई जाएगी। इन्हें आशा या एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है। गांव से ही चुनी गई और उनके प्रति जवाबदेह आशा को समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। कोविड के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के शानदार काम के लिए उन्हें WHO से सराहना भी मिली थी। गांव की कम से कम हाई स्कूल तक पढ़ी महिला को आशा कार्यकर्ता के लिए चुना जाता है। शिक्षा का क्राइटेरिया केवल तब कम किया जाता है जब कोई सुटेबल महिला उपलब्ध ना हो। अब जानते हैं कि केरल में मुद्दा क्या है। केरल में आशा वर्कर्स को हर महीने 7,000 रुपए का मानदेय और 3,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वे किस एरियाज में काम कर रही हैं। जैसे आदिवासी इलाकों में इंसेंटिव ज्यादा हैं। साथ ही मानदेय और इंसेंटिव में उनकी परफॉर्मेंस को भी काउंट किया जाता है। मानदेय राज्य सरकार प्रदान करती है, वहीं इंसेंटिव में केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40 के अनुपात में साझेदारी की जाती है। केरल सरकार दावा करती है कि केरल में आशा वर्कर्स को देश के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा ही मानदेय दिया जाता है। वहीं केरल के आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मानदेय में परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, जिसके चलते उन्हें बहुत कम राशि मिल पाती है। केरल की आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि मानदेय के लिए जो क्राइटेरिया लिंक्ड हैं उसे हटाया जाए। साथ ही मानदेय को बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रति माह किया जाए। साथ ही रिटायरमेंट के वक्त 5 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में आशा कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर्स के तौर पर शामिल किया गया था, इसलिए इनके लिए फिक्स्ड सैलरी, पेंशन और किसी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। केरल राज्य सरकार इस पूरे मामले से ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि यह मामला तो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ही आशा वर्कर्स का स्टेटस वॉलंटियर्स से रेगुलर वर्कफोर्स में तब्दील कर सकती है। साथ ही उसकी सैलरी और पेंशन जैसे प्रावधान भी केंद्र सरकार ही तय कर सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ताओं के इंसेंटिव में संशोधन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। हाल ही में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर की है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नामों का जिक्र है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। यह पूरा मामला मुख्य रूप से एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी AJL की संपत्ति के गलत तरीके से अधिग्रहण और फिर उसे यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL नाम की एक निजी कंपनी को ट्रांसफर करने से जुड़ा है। इस मामले की शुरुआत 2012 में हुई, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत की कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धोखाधड़ी के जरिए YIL को AJL की संपत्ति का मालिक बना दिया। इस मामले में नेशनल हेराल्ड का नाम क्यों आता है? देखिए, नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था जिसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया। 1938 में शुरू किया गया यह न्यूज़पेपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर लिबरल ब्रिगेड की आवाज था। इसका पब्लिकेशन AJL यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद यह न्यूज़पेपर कांग्रेस पार्टी का माउथपीस बन गया, लेकिन साल 2008 में इसे बंद कर दिया गया। तब AJL पर करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। अगर AJL के इतिहास की बात करें तो AJL यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की स्थापना 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति को बिलोंग नहीं करती थी। इसका मकसद था एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना जो कांग्रेस की विचारधारा को जनता तक पहुंचाए। AJL ने अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज जैसे अखबार प्रकाशित किए, लेकिन 2008 में आर्थिक घाटे के चलते ये सभी अखबार बंद हो गए। अब बात करते हैं YIL यानी यंग इंडिया लिमिटेड की। YIL की स्थापना साल 2010 में राहुल गांधी ने की थी। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे, जबकि शेष 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थे। YIL का कोई व्यावसायिक कामकाज नहीं था। इसे एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी के तौर पर दर्ज किया गया था, लेकिन आरोप है कि इस कंपनी के जरिए AJL की पूरी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली गई। ये आरोप भी AJL के पुराने शेयर होल्डर्स जैसे शांति भूषण और जस्टिस मार्कंडेय काटजू द्वारा लगाए गए हैं।
उनका आरोप है कि YIL द्वारा किए गए इस ट्रांसफर की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई, जबकि उनके पूर्वजों के शेयर बिना अनुमति के ट्रांसफर कर दिए गए। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि YIL को AJL की संपत्ति सिर्फ इसलिए ट्रांसफर की गई जिससे अखबार को फिर से शुरू किया जा सके। दावा किया जाता है कि यह एक चैरिटी पर आधारित गैर लाभकारी सौदा था। पार्टी इसे पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी लेन देन बताती है। वहीं स्वामी की याचिका को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताती हैं। दोस्तों, अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद पानी का ज्यादातर हिस्सा खारा पानी है, जिसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर 97% पानी खारा है और सिर्फ 0.05% ही सीधे इस्तेमाल लायक है। आपको यह भी पता होगा कि अब धीरे धीरे कई शहरों को पीने लायक पानी की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। सोचिए, अगर हम किसी प्रकार समुद्र के पानी को पीने लायक पानी में बदल सकें तो पानी की किल्लत दूर हो सकती है। हालांकि समुद्र का पानी खारा होता है और उसे साफ करना यानी डिसैलिनेट करना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। पारंपरिक सोलर डिसैलिनेशन मेथड में सूरज की रोशनी से पानी को भाप में बदलकर नमक अलग किया जाता है, लेकिन इस मेथड में सूरज की रोशनी पर निर्भरता और नमक जमने जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका भी समाधान ढूंढ लिया है। अब IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने एक नया मटेरियल बनाया है, DSLIG। यह मटेरियल समुद्र के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदलने में मदद करता है। DSLIG यानी ड्यूअल साइडेड सुपर हाइड्रोफोबिक लेसर इंड्यूस्ड ग्रेफी। यह मटेरियल सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से गर्म होकर काम करता है। साथ ही इसकी सतह पर नमक नहीं जमता। इसकी सतह पर नमक इसलिए नहीं जमता क्योंकि इसकी सतह सुपर हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी या नमक इसे छू नहीं सकते। यह कमल के पत्ते जैसा व्यवहार करता है। यह तकनीकी हीट लॉस को कम करती है और केवल सतह की पतली परत को ही गर्म करती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। यह खराब मौसम या बादल होने पर बिजली से चलता है, जिससे काम रुकता नहीं है। DSLIG को दो मटेरियल से बनाया गया है। एक तरफ पॉलीईथर सल्फोन यानी PES है मजबूती के लिए, और दूसरी तरफ पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड यानी PVDF है। इसको पानी से बचाने के लिए PVDF पर लेजर से ग्रेफीन की परत बनाई जाती है, जो हीट एब्जॉर्व करने में मदद करती है। दोनों साइड हाइड्रोफोबिक होने से यह ज्यादा टिकाऊ और असरदार बनता है। लैब टेस्ट में पाया गया कि यह बहुत खारे पानी पर भी काम करता है। खास बात यह है कि यह इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को भी साफ कर सकता है। इसमें कम कार्बन उत्सर्जन के साथ इसकी लागत भी कम है, यानी यह पर्यावरण और जेब दोनों के लिए अच्छा है। फिलहाल अभी इसकी फील्ड टेस्टिंग बाकी है, जिससे तय होगा कि कितना यूजफुल साबित होगा। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है फिलैंथ्रोपिस्ट। हिंदी में इसके लिए शब्द है परोपकारी। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी संपत्ति, समय या संसाधन दूसरों की भलाई के लिए दान करता है, बिना किसी स्वार्थ के। इसका मकसद समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाने जैसे क्षेत्रों में सुधार लाना होता है। कुल मिलाकर समाज की बेहतरी के लिए किया गया दान, सेवा आदि को फिलैंथ्रोपी और ऐसा करने वाले व्यक्ति को फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश या फिर भूटान? अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अखबार निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी? अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन के प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर करवाना अनिवार्य है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी बिहार। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी।
इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 18 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद सांस्कृतिक विरासत के महत्व और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2025 के लिए इस दिन की थीम हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आइकोमॉस एक्शंस रखी गई है। इस मौके पर भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को ऐतिहासिक मान्यता देते हुए श्रीमद् भागवत गीता, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इसी के साथ भारत के 14 अभिलेख यूनेस्को के इस रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। भगवत गीता की शिक्षाओं को टाइमलेस माना जाता है। इन्हें जीवन की दुविधाओं को खत्म करने का तरीका सिखाने के लिए जाना जाता है। इन्हें सुख, संतुष्टि, तृप्ति और आत्म खोज से भरा जीवन जीने की कुंजी माना जाता है। भगवत गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक भर नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक दिशा निर्देश है जो व्यक्ति को सही जीवन जीने के लिए डायरेक्शन देती है। वहीं भरत मुनि का नाट्यशास्त्र प्रदर्शन, सौंदर्य शास्त्र और शास्त्रीय कलाओं पर एक ग्रंथ है। यह रंगमंच और प्रदर्शन परंपराओं पर सबसे व्यापक दस्तावेजों में से एक है। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसे यूनेस्को ने 1992 में शुरू किया था। इसका मकसद विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को पहचान देना, उसे संरक्षित करना और लोगों की पहुंच में लाना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें विश्व भर के ऐतिहासिक दस्तावेज, पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें, चित्र, फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि को शामिल किया जाता है। इनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाने का प्रस्ताव आइकोमॉस यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा साल 1982 में दिया गया था, जिसे यूनेस्को ने अप्रूव किया था। आइकोमॉस सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। इस दिन को मनाने की थीम हर साल आइकोमॉस के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, दुनिया भर में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की रक्षा के लिए काम करता है। और इसी के मद्देनजर 1972 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अपनाया था। नवंबर 1977 में भारत इस कन्वेंशन का हिस्सा बना। अक्टूबर 2024 तक 196 देश वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में शामिल हो चुके हैं। इस कन्वेंशन में शामिल देशों में स्थित विरासत स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा देता है। ये स्थल सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिक्स्ड कैटेगरी के हो सकते हैं। भारत से 43 विरासत स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों का दर्जा दिया गया है। इनमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल है। भारत में सबसे पहले साल 1983 में यूनेस्को द्वारा विरासत स्थलों को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में जगह मिली थी। 1983 में इस सूची में आगरा का किला, ताजमहल और अजंता एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया था। इस सूची में सबसे रीसेंट एंट्री बीते साल जुलाई 2024 में की गई थी। तब इस सूची में असम के मोईदाम्स को जोड़ा गया था। मोईदाम्स असम के अहोम राजघराने के कब्रिस्तान हैं। यहाँ पर अहोम शासकों को दफनाया जाता था। ये मोईदाम्स अलग अलग आकारों के मिट्टी, पत्थर और ईंटों के बने हुए हैं। भारत ने अपनी विशाल प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक है पुरावशेषों की पुनः प्राप्ति। भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार 1976 से लेकर 2024 तक विदेशों से 655 पुरावशेषों यानी एंटिक्विटीज को लेकर आई है। इनमें से 2014 से 2024 के दौरान 642 एंटिक्विटीज वापस हासिल किए हैं। विरासत स्थलों को संरक्षित करने के मकसद से भारत सरकार 2017 में एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना लेकर आई थी। इस योजना को 2023 में एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 के नाम से पेश किया गया था। इसके तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत देश के स्मारकों को संरक्षित करने में मदद कर सकती हैं। इस दिशा में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के मकसद से वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा जुलाई 2024 में की गई थी। वर्तमान में भारत में 3697 प्राचीन और पुरातात्विक साइट्स को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। सुपर संसद ये शब्द हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के लिए इस्तेमाल किया। दरअसल अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था और इसमें गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर विचार करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस फैसले की आलोचना करते हुए
उपराष्ट्रपति ने देश की न्यायपालिका को सुपर संसद बताया। उनके मुताबिक न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है, जबकि इस मामले में न्यायपालिका की कोई जवाबदेही तय नहीं है। इसके अलावा उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 की तुलना न्यूक्लियर मिसाइल से की। बकौल उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 142 के प्रावधान लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ है। हम एक बार संविधान के अनुच्छेद 142 के उन प्रावधानों को समझते हैं जिनके चलते इसे न्यूक्लियर मिसाइल बताया जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142(1) सुप्रीम कोर्ट को अपने सामने आए किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने वाले आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण शक्ति के रूप में भी जाना जाता है और यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्याय प्रदान करने के लिए कानून के सख्त नियमों से परे जाने का भी अधिकार देता है। इसके तहत कोर्ट ऐसे आदेश या डिक्री पारित कर सकता है जिन्हें वह किसी मामले को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए जरूरी समझता हो, भले ही यह आदेश मौजूदा वैधानिक प्रावधानों में शामिल न हो। अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया कोई भी निर्णय पूरे देश में बाध्यकारी और लागू किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 142(2) इस प्रावधान के तहत न्यायालय व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश भी जारी कर सकता है और यहां तक कि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित भी कर सकता है। इस पूरे मामले में उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 145(3) का भी जिक्र किया। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के मुताबिक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। इस पर उपराष्ट्रपति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला तमिलनाडु गवर्नर RN रवि मामला केवल 2 जजेस की बेंच ने सुनाया है। उन्होंने अनुच्छेद 145(3) में संशोधन की भी मांग की। मांग के मुताबिक संवैधानिक पीठ में जजेस की न्यूनतम संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। हाल ही में केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और IIT बॉम्बे ने V2G यानी व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत केरल में V2G टेक्नोलॉजी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करके इसके आउटकम्स को देखा जाएगा। राज्य में इसे लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, इन सब पर विचार किया जाएगा। हमारे लिए V2G तकनीक के बारे में जानना जरूरी है। V2G तकनीक के जरिए EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज पावर को ग्रिड को वापस ट्रांसफर कर सकती हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज में नहीं है तो इसका इस्तेमाल एक डिसेंट्रलाइज्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के तौर पर किया जा सकता है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्टिव नहीं है तो उसमें बाई डायरेक्शनल चार्जर लगाकर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड को सपोर्ट किया जा सकता है। बाई डायरेक्शनल चार्जर से मतलब क्या है? इससे मतलब है कि बैटरी से ग्रिड में और ग्रिड से बैटरी में बिजली को दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है। V2G तकनीक डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि बिजली को एक ही जगह जमा करने के बजाय अलग अलग जगहों पर जैसे EVs में जमा करके जरूरत के समय उपयोग किया जा सकता है। इससे पावर ग्रिड को ज्यादा स्टेबल और स्मार्ट बनाया जा सकता है। यह तरीका उस समय फायदेमंद होता है जब बिजली की मांग ज्यादा होती है या कोई आपात स्थिति आती है। USA के कैलिफोर्निया में कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स में यह भी परीक्षण किया जा रहा है कि क्या संकट के समय जैसे तूफान या ब्लैकआउट में EVs की मदद से समुदायों को बिजली पहुंचाई जा सकती है। इस तरह V2G न सिर्फ ऊर्जा समाधान है बल्कि आपातकालीन स्थितियों में लोगों की सुरक्षा और सुविधा का एक नया विकल्प भी बन सकता है। देखिए, आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मैच्योर मार्केट है जैसे कि यूरोप और USA, यहां पर V2G को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स में अगर वाहन मालिक पीक आवर्स में अपनी बैटरी से अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देते हैं तो उन्हें कंपनसेशन भी मिलता है। अगर भारत में V2G की प्रोग्रेस पर बात करें तो अभी ये बहुत शुरुआती दौर में है। भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA ने रिवर्स चार्जिंग को लेकर एक समिति गठित की थी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL भारत की पहली कोल पब्लिक सेक्टर कंपनी बनने जा रही है जो कोयला खनन में पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। यह तकनीक कोयला खनन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। SECL ने इस तकनीक के लिए TMC मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। समझौते के तहत सिंघाली अंडरग्राउंड कोल माइंस से इसी तकनीक का प्रयोग करके करीब 84.5 लाख टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा। SECL का यह कदम ग्रीन माइनिंग की दिशा में अहम साबित होगा। आपको बता दें कि पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी एक आधुनिक अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है जिसमें ज्यादा जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं होती। कोयला निकालने के बाद जो खाली जगह बचती है उसमें एक स्पेशल पेस्ट भर दिया जाता है। यह पेस्ट फ्लाई ऐश, ओपन कास्ट माइंस से निकले पत्थर, सीमेंट, पानी और कुछ केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है। इससे माइन यानी खदान की छत या जमीन धंसने की समस्या नहीं होती और माइन मजबूत बनी रहती है। यह तकनीक पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है। एक तो इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट का दोबारा इस्तेमाल होता है
जिससे कचरे की मात्रा घटती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। कुल मिलाकर यह तकनीक न सिर्फ सुरक्षित खनन को बढ़ावा देती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में भी मददगार है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जियो टैगिंग। जियो टैगिंग से मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स जोड़े जाते हैं। जियो टैग को फोटो, वीडियो, वेबसाइट, टेक्स्ट मैसेज और क्यूआर कोड आदि पर लागू किया जा सकता है और इसमें टाइम स्टैंप या अन्य रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शामिल की जा सकती है। पहला सवाल है, मोइदाम्स क्या हैं? प्राचीन मंदिर, किले, अहोम राजवंश के दफन टीले या फिर व्यापारिक चौकियां। दूसरा प्रश्न है, खबरों में रही V2G तकनीक संबंधित है क्वांटम कंप्यूटिंग से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, खाद्य प्रसंस्करण से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित सवाल क्या पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश या फिर भूटान। सही जवाब है भारत। और दूसरा प्रश्न था, नेशनल हेराल्ड अखबार निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।